नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, क्या शंकराचार्य के श्राप की आग अब योगी आदित्यनाथ के बाद नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है? क्या अब योगी के बाद मोदी भी उसी आग में झुलसते हुए नजर आएंगे? और आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं ना, ये क्या शब्द हटा दिया जाना चाहिए? पहले शंकराचार्य विवाद हुआ और उसके बाद यूजीसी का नया विवाद, और फिर एक कहावत याद आती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उसी कहावत को चरितार्थ कर रही है क्या? और क्या क्या हुआ है इस बीच में? बयानों की छड़ी लग गई, दर्जनों इस्तीफे हो गए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू फिलवक्त रेंगते हुए हमें नजर नहीं आ रही है। क्या है पूरा मसला? किस तरीके की खबरें आज की तारीख में निकल के सामने आ रही हैं और उनसे कुर्सी कैसे डावाडोल होने लगी है, हिलने लगी है? आज सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और चर्चा करने के लिए जाहिर सी बात है हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष जी। संतोष जी को जोड़िए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और द न्यूज लॉन्चर यूपी उत्तराखंड के तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और जैसा कि आपने जिक्र ही कर दिया कि अब क्या शब्द हटा देना चाहिए। और दूसरी बात, खलबली तो मची हुई है। अगर खलबली ना मची होती तो आप ये सोचिए कि इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ अलग नजर आ रहे हैं। काल ने भी कहा, लेकिन ना बीजेपी का कोई नेता उनके साथ खड़ा है, ना आरएसएस का कोई नेता खड़ा है, न लखनऊ से किसी का बयान आया, न दिल्ली से किसी का बयान आया, न नागपुर से किसी का बयान आया योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। लेकिन आपने जहां तक कहावत का जिक्र किया, तो इसमें बहुत सारी कहावत एक साथ हो रही है कि वो कहते थे सिर मुड़ाते ओले पड़े, फिर कहते हैं बोले गड्ढा तो दूसरों के लिए खोदोगे तो खुद भी गिरोगे। दिक्कत यह है कि किसी को लगा नहीं कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा, लेकिन अब जो योगी ने मामला शुरू कर दिया, अब इसमें लपेटे में मोदी भी आ रहे हैं। और ये लड़ाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक तरफ वो भी शख्स सही है है। जिनकी भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो पूरे देश में घूम घूम के हिंदुत्व, सनातन, विश्व गुरु, इसको लेकर पता नहीं खुद कंफ्यूज है कि इस देश के हिंदुओं को कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये बड़ा एक रहस्यमयी बात है। लेकिन निश्चित तौर पर खलबली मची हुई है। और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी मत समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही मत समझिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम जो है वो हिला हुआ है। और जब मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं तो इसमें नेता भी आते हैं, इसमें अधिकारी भी आते हैं, और दुर्भाग्य से कहूं तो हमारी पत्रकार बिरादरी के कई पत्रकार भी आते हैं, जिन्हें अब आप पत्रकार की संज्ञा देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो नहीं दे सकते। नहीं, कुछ साहित्यकार भी आते हैं, उनका भी ट्वीट आया है आज। एक साहित्यकार है, उनका भी ट्वीट आया है। खैर, बिल्कुल। खबरों की तरफ सबसे पहले चलते हैं, कुछ खबरें दिखा देते हैं जरा। एक एक करके ले आइए जरा। हाँ, जनसत्ता की हेडलाइन है आपकी स्क्रीन पर। यूजीसी के नए नियम के विरोध की आज बीजेपी तक पहुंची 11 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। ये कल देर शाम की खबर है। अगली हेडलाइन लेके आइए। यूजीसी बिल के कारण बीजेपी में फूट, नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी। और अब जरा मैं आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं, ले आइए। हाँ, ये प्रतीक भूषण सिंह है। बयान पढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं, बृजभूषण सिंह के सुपुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, और उनके साथ ही साथ ये विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक हैं। क्या लिखते हैं ये कहते हैं, इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए। जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। हटा दीजिए। अब ये प्रतीक भूषण सिंह का बयान आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है, वो भी आपने देख लिया। लेकिन एक इस्तीफा कल हुआ था एक अधिकारी का, और उसके बाद से वो इस्तीफा लगातार चर्चाओं का विषय रहा। उस अधिकारी को बंधक बनाया गया, इस तरीके का आरोप भी उसी अधिकारी ने लगाया, पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री। उसके बाद देर रात का घटनाक्रम क्या है, जरा एक हेडलाइन और ले आइए, फिर सीधे चर्चा की तरफ। अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंडेड।
यूजीसी नियम के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री निलंबित, योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। चलिए अब सब हटा दीजिए, सीधे संतोष भाई के पास चलिए। संतोष भाई, दो तीन बातें जरा समझनी बड़ा जरूरी हो जाएगी। शंकराचार्य विवाद से मामला शुरू हुआ, उसी बीच में यूजीसी का ये नया बिल आता है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, और इस बिल के बाद एक अलग तरीके का माहौल। मेरे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार वही नारा लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कभी लगा रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज की तारीख में उनमें से अधिकतर ये कह रहे हैं कि भैया मोदी नहीं चाहिए, बहुत थक गए, मोदी नहीं चाहिए। ये जो स्थिति आज की तारीख में आके पैदा हो गई है, शंकराचार्य के विवाद के से लेकर अब तक, और इस्तीफों की जिस तरीके से हमें एक झड़ी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी में एक बगावत दिख रही है, क्या लग रहा है ये स्थिति किस तरफ जा रही है? देखिए स्वप्निल भाई, आपने जो मोदी है तो मुमकिन है का जिक्र किया, तो जरा मैं इसमें कुछ जोड़ देता हूँ। हम्म। अमेरिका का राष्ट्रपति न जाने कितनी बार भारत को अपमानित कर चुका है भारत के प्रधानमंत्री के जरिए, मोदी है तो मुमकिन है। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के एक व्यापारी के जरिए, एक उद्योगपति के जरिए देश के प्रधानमंत्री को, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहा है, ये मोदी है तो मुमकिन है। और जो देश, भारत जैसा जो देश आजादी के बाद से ही नहीं स्वप्निल भाई, आजादी के पहले से ही वैश्विक मुद्दों पर अपनी एक अलग राय रखता रहा है। लोग भले ही इस बात को संशय में सोचे कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के तौर पर महात्मा गांधी ने क्यों चुना था, लेकिन उस समय दुनिया भर में जो जवाहरलाल नेहरू का जो रुतबा था, जो उनके सोचने का तरीका था, जो उनके सोचने समझने की शक्ति थी, भारत का एक इकबाल हुआ करता था दुनिया भर में। मोदी है तो मुमकिन है कि आज भक्त कह रहे हैं कि ईरान में कुछ हो रहा है तो उससे हमारा क्या लेना देना, वेनेजुएला में कुछ हो रहा है तो उससे हमारा क्या लेना देना। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हिंद महासागर में भी अमेरिका घुस गया है। नेहरू की बात करते हैं तो इनको उस कालखंड का जाके अध्ययन करना चाहिए। नेहरू वो नेहरू थे जिनको अमेरिका भी अपने साथ रखना चाहता था, चीन और रसिया भी अपने साथ रखना चाहते थे। बिल्कुल, और आगे आ जाता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है कि हिंद महासागर में अमेरिका आ रहा है, मोदी है तो मुमकिन है कि डॉलर की कीमतें रुपए के मुकाबले में आसमान छूती हुई नजर आ रही है, मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में असमानता, गरीबी एक तरह से सुरसा की तरफ फैलती जा रही है, और मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि हिंदू ही आपस में एक दूसरे के सामने खड़े नजर आएंगे। आज बारिश के दिन में भी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, देश के कई राज्यों में जिस तरह से छात्र सड़कों पर है, ये मोदी है तो मुमकिन ही है। समानता, एकता, हिंदुओं की एकजुटता की बात करने वाले मोदी ने इस देश को, हिंदू समाज को, सनातन धर्म को खंड खंड टुकड़ों में बांट दिया है। और भगवा वस्त्र का सम्मान करने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने शंकराचार्य को जिस तरह से अपमानित किया है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बिल्कुल एक समग्र एक राय है। अब दूसरी चीज पे आ जाता हूं। आपने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट साहब, पूर्व हो गए हैं, अलंकार अग्निहोत्री जी का जिक्र किया। एक व्यक्ति सिस्टम से त्रस्त होता है, सिस्टम से दुखी हो जाता है, वो इस्तीफा दे देता है। आप उसका इस्तीफा स्वीकार कीजिए, उसके बाद उनको जो करना है करने दीजिए। कम से कम उसने आपकी सेवा नियमावली का पालन करते हुए इस्तीफा दे दिया उसने। उसके बाद उनको मान मनोबल का दौर शुरू हो जाता है। आप डीएम के घर पर बुलाते हो। जिस तरह से अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि बंधक बनाकर रखा गया, लखनऊ से फोन करके गाली दी गई, उनके समाज को, उनकी जाति को लेकर गाली दी गई, मोदी है तो मुमकिन है। आप इसके लिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश की केंद्र सरकार को यह अधिकार दे रखा है कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए और मुख्यमंत्री शासन करने के लायक न रहे, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे। धारा 356। जिस दिन शंकराचार्य के साथ पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी की थी, कायदे से तो केंद्र सरकार को उसी दिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो मोदी है तो मुमकिन है। अब इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय आप दमन कर रहे हैं, जैसे आपने अमिताभ ठाकुर का किया। आपने उनको निलंबित कर दिया, उनको दूसरे जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया। और ये जो सरकारी सिस्टम है ना, मेरे पास इस बात की पुख्ता खबर है कि इससे पहले वो लखनऊ और बाकी कई जगह पोस्टेड रहे हैं, वहां के कई मामले निकालकर अब उनके खिलाफ इंक्वायरी एस्टेब्लिश की जाएगी और हो सकता है कि उनको जेल में भेज दिया जाए। यानी व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाकर अगर किसी व्यक्ति ने इस युग में, इस दौर में, मैं कहता हूं सरकारी नौकरी छोड़ना आसान बात नहीं होती है।
किसी ने सरकारी नौकरी छोड़ने की हिम्मत जुटाई, अब आप उनको परेशान करना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों मैं, के लिए मोदी है तो एक मुमकिन बात है। जोड़ देना चाहता हूं, एक बात जोड़ देना चाहता हूं मैं दर्शकों के लिए। जब ये कल इस्तीफा हुआ तो मैंने थोड़ा-सा ही ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा इस खबर को हम उससे पहले अपना जो डिस्कशन होता है हम कर चुके थे। अलंकार जी का मेरे पास आज सुबह में नंबर आता है और इसलिए आता है कि हमने सोचा, क्योंकि कल रात का जो घटनाक्रम था, हमने सोचा जरा उनसे बातचीत की जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए। आज की तारीख में उन्होंने हमें वक़्त भी दिया है, वो शायद न्यूज़ लॉन्चर पे जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के दरमियान अलंकार अग्निहोत्री आज की तारीख में बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं। सिर्फ निलंबित नहीं किया गया है, आधी रात को घर खाली करवाया जा रहा है उस आदमी का। आधी रात को 10 दिन 15 दिन का मौका नहीं दे सकते आप, 2 दिन का नहीं दे सकते, अरे सुबह तक का नहीं दे सकते। और कौन है अलंकार अग्निहोत्री? एक आईआईटीएन, एक विज्ञान का विद्यार्थी जो पहले अपनी नौकरी करता है, अपने परिवार में उनके पीछे 3 उनके भाई बहन थे, उनकी जिम्मेदारियों से जब मुक्त होता है उसके बाद फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है और हालांकि बाद में वो पीसीएस अधिकारी बनता है, 21वीं रैंक आती है, 2019 में पोस्टेड होते हैं, कानपुर में भी रहे और जहां-जहां उनकी तैनाती रही है अब तक कहीं से कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। वो है अगली अलंकार अग्निहोत्री। ये लीजिए, ये घर खाली करने का फुटेज देखिए। इसीलिए मैंने रोका संतोष जी आपको। ये देखिए, आपने दमन की बात की ना, इसको कहते हैं दमनकारी नीति, इसको कहते हैं निरंकुशता। ना जाने क्या शब्द से दिया जाए। आज मेरी आवाज में थोड़ा सा आक्रोश रहेगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं दर्शकों से, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ नहीं कर सकता। जो स्थिति देखने को मिल रही है वो आपके सामने है। कोई व्यक्ति आपसे असहमत है, आपकी नौकरी में था, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसके बाद आप इस तरीके से दमन करोगे उससे? पहले मान मनोबल करने की कोशिश करोगे, समझौता करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तो बंधक बनाओगे, धमकाओगे, जब उसके बाद भी लगेगा कि नहीं, टूटने वाला आदमी नहीं है, तो फिर इस तरीके से दमन करोगे। हटा दीजिए, हटा दीजिए। जी संतोष जी, ये तमाम तस्वीरें थी, ये दर्शकों को दिखानी भी जरूरी थी। जी। देखिए, ये बिल्कुल बताता है और मैं इसको बहुत ज्यादा खींचने की बजाय मैं दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जरा ब्रिटिश काल के दौर में चले जाइएगा कि उस समय भी कई अधिकारी जो देश सेवा के कारण इस्तीफा देते थे, अंग्रेज सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी। हम आजाद भारत में रह रहे हैं और कल ही हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया और दिन रात 24 घंटे सातों दिन संविधान संविधान की बात करने वाले भाजपाई क्या कर रहे हैं। एक और मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था स्वप्निल भाई, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा जरा ध्यान से सुनिए कि उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर में जो वीआईपी जो गर्भगृह में एंट्री होती है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको ध्यान से सुने। सुप्रीम कोर्ट ने से मांग की गई थी कि भैया सभी श्रद्धालुओं के समान नीति की याचिका होनी चाहिए, मतलब उज्जैन के गर्भगृह में जाने की कोई वीआईपी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे, गर्भगृह में किसको जाने की इजाजत हो यह कोर्ट तय नहीं कर सकता, यह तय करना मंदिर प्रशासन का काम है। और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी सरकार, अपने आप को सो कॉल हिंदुत्व कहने वाली सरकार, ये तय करती है कि जब साहेब बांके बिहारी योगी जी बांके बिहारी के मंदिर में जाए तो कौन पुजारी रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये मुख्यमंत्री और वहां के पुलिस अधिकारी तय करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये तय करती है, प्रशासन नोटिस भेज के ये तय करता है कि कौन शंकराचार्य है और कौन शंकराचार्य नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक मंदिर के प्रशासन में दखल अंदाजी करने से इनकार कर रहा है। वहां एक मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के जरिए, खुद भी सामने नहीं आ रहे, अपने अधिकारियों के जरिए, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, पुलिस अधिकारियों के जरिए साधु संतों सन्यासियों और न जाने कितनी पीढ़ियों से पूजा अर्चना करने वाले बाकी बिहारी के लोगों को उनकी हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहूं, बड़े ही तल्खी के साथ कहूं तो उनकी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बैठे। क्यों? क्योंकि वो सरकार में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना जाने किस तरीके से किस किस तरीके से बहुमत हासिल करके सत्ता में के मद में चूर होकर बैठे हुए हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कि सरकारें बदलती रहती है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको और अच्छी तरह से समझना चाहिए। कई और लोग भी आ गए। मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद भी रही हैं और बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि 2017 में
2017 में जब मुख्यमंत्री पद के 3, 4, 5 दावेदारों पर विचार विमर्श हो रहा था, जिसमें उस समय के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य शामिल थे, उस समय के बड़े नेता, दिग्गज नेता कलराज मिश्रा शामिल थे, राजनाथ सिंह शामिल थे। उमा भारती के नाम पर भी दिल्ली से लेकर नागपुर तक गंभीरता से विचार विमर्श हुआ था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए, और इन तमाम नामों को पीछे छोड़कर संघ ने उन पर दाव लगाया, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब उमा भारती भी एक तरह से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं की चुप्पी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की चुप्पी, ये बताती है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया है उसका खामियाजा आने वाले कई वर्षों तक जो है वो बीजेपी और आरएसएस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात आ रही है, वो गोली देने में माहिर है, गोली मतलब वो दूसरी वाली गोली। आज खबरें प्लान करवाई जा रही है, कई पत्रकार कह रहे हैं कि भाई यूजीसी के नियमों पे जो भ्रम की स्थिति है उसको यूजीसी दूर करेगा। भ्रम की स्थिति कहां है? भ्रम की स्थिति कहां है? भ्रम तो कहीं है नहीं। जो कानून में लिखा गया है वो कानून सीधे सीधे बता रहा है कि वो भेदभावपूर्ण है, आपने संविधान की गलत व्याख्या कर दी है। अब ये कहा जा रहा है कि एक नई बॉडी बनेगी, वो नई बॉडी अपने नए नियम बनाएगी जो प्रस्तावित है ऑलरेडी से। तो जब वो नई बॉडी बन जाएगी उसके बाद से ये तमाम नियम स्वतः समाप्त हो जाएंगे, तब तक इंतजार करें। देखिए, हम यूजीसी के खिलाफ या यूजीसी के विरोध में, इस नए बिल के विरोध में फिलवक्त कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो वो कह रहे हैं जो मोदी जी का नारा लगाने वाले तमाम भक्त आज की तारीख में कह रहे हैं, हम तो उनकी आवाज बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं वो भी मैं दर्शकों को बता दूं बड़ा क्लियर तरीके से। अगर अपने भक्तों के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे साहब? साहेब अपने भक्तों के भी सुन नहीं पा रहे हैं। साहेब के मंदिर का घंटा ये तमाम वक्त बजा रहे हैं और उसके बाद भी साहेब कह रहे हैं हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। घंटा शब्द वैसे भी आजकल बड़ा प्रासंगिक है। जी संतोष जी। नहीं, घंटा शब्द और फोकट शब्द तो निश्चित तौर पर प्रासंगिक है। अब उनकी दुविधा भी समझिए, बेचारों की राष्ट्रीय नेता बन के आए थे, केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, जब विधायक का चुनाव लड़वाया गया लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ने लग गया। उनको लगा कि भैया अमित शाह के आदमी है, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अमित शाह ने तो गजब खेला उनके साथ कर। उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल एक गजब तरह के फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, और ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल कई अन्य लोगों में, और ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल नहीं, डबल स्टैंडर्ड का भी लेवल। देखिए, जातिगत मतभेदों को दूर करने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग अब जातियों में ही बांट रहे हैं, ये विडंबना और डबल स्टैंडर्ड। योग्यता का सम्मान करने वाले लोग जब पर्ची से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड। भगवा वस्त्र के सम्मान को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस की पूर्व सरकारों को घेरने वाले भगवा वस्त्र पर ही लाठियां बरसा रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड। आपातकाल जो 50 साल पहले लगा, उसको लेकर कांग्रेस को घेरने वाले लोग आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में मनमौजी, बाबा विश्वनाथ की नगरी के मनमौजी लोगों के बयान देने पर रोक लगवा रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है। वाराणसी एक अलग तरह की अद्भुत दुनिया है स्वप्न भाई, अलग तरह की दुनिया है वाराणसी। जैसे भगवान भोलेनाथ है ना, बिल्कुल भोले भी है, इसी तरह से वाराणसी एक अद्भुत दुनिया है। वाराणसी के लोग भी अद्भुत लोग हैं, उनकी क्षमता, उनकी विद्वता, उनकी वाकपटुता। जो मूर्खाधिराज का वहां एक कंपटीशन होता है, लोग अपने आप को मूर्खाधिराज कहलाने के लिए उसमें बड़ी मेहनत करते हैं कि उनको मूर्खाधिराज की उपाधि दी जाए। वो अलग तरह का शहर है, और वहां आपने क्या बना दिया? डर का आलम पैदा कर दिया। यानी कोई भी अगर मीडिया कर्मी जाएगा, वाराणसी का कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहता हुआ नजर आएगा, तो एलआईयू के एक नहीं, दो दो तीन तीन अधिकारी मोबाइल लेके उनका वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। एलआईयू का कामकाज तो ये होना चाहिए कि वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे पुख्ता किया जाए, वो लोगों पे निगरानी कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है कि लोकतंत्र और समानता की बात करने वाले लोग। और अब ये लड़ाई अंदर हो गई। आप ये देखिए कि सिर्फ नेताओं में ही दो फाड़ नहीं, जो बीजेपी का इकोसिस्टम है उसमें ही दो फाड़ नहीं है, बल्कि बीजेपी के पेरोल पे। और मैं 1.5 रुपये और 2 रुपये वाले नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं पैसे थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, तो मैं 1.5 रुपये 2 रुपये वाली नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें भी दो भाग है। एक इकोसिस्टम है जो यूजीसी को सपोर्ट कर रहा है, एक इकोसिस्टम है जो यूजीसी के खिलाफ जा रहा है। एक सिस्टम है, कुछ लोग हैं जो शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, कुछ लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। मैं देश के लोगों को कहूंगा, झांसे में मत आइएगा, ये सब एक ही हैं और ये सब आपको बना रहे हैं, ये सब आपको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंततः ये विपक्ष की एक बड़ी नाकामी है। हमें ये सवाल जरूर उठाना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सरकार भी वही और विपक्ष भी वही।
ठीक बात। और जब चुनाव आता है तो रेल की दो पटरियां साथ चलती है, मिलती नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कि वो खुद ही अपना एक सत्ता पक्ष तैयार करके रखते हैं, खुद ही एक विपक्ष तैयार करके रहते हैं, और जब चुनाव की धारा आती है तो चुनाव के समय एकजुट करने की कोशिश करते हैं कि अरे मोदी जी को वोट नहीं दोगे तो फिर किसको वोट दोगे? राहुल गांधी को वोट दोगे? हिंदू खतरे में आ जाएगा, हिंदुत्व तो खतरे में आ जाएगा, और हिंदू इस झांसे में भी आ जाएगा। मैं एक चीज और बताऊं। मैं अब चूंकि कल कल की ही घटना है, एक पांडे जी थे और अक्सर मुझसे मिलते रहते हैं, तो कल भी संयोगवश मुलाकात हो गई। तो पांडे जी बड़ा नाराज थे मोदी जी से यूजीसी बिल को लेकर। तो हमने कहा भाई साहब आज आप नाराज हो रहे हैं, इससे पहले इतनी गलत नीतियां आई, आप कभी नाराज नहीं हुए, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा नहीं अब तो नाराजगी है, अब मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी। हमने कहा चलिए नहीं रहेगी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं नहीं रहेगी, आप कह रहे हैं आज, लेकिन एक बात बताएं अब तक क्यों नहीं हुए? नहीं अब तक तो सब कुछ ठीक हो रहा था, एकदम सब कुछ मंगल मंगल था। हमने कहा यहाँ पे कुछ उद्योगपतियों के हाथ में सारे संसाधन रख दिए गए, आप कह रहे हैं सब मंगल मंगल था। आपकी थाली से भी 2 रोटी कम हुआ होगा, आप कह रहे हैं सब मंगल था, और आज आप कह रहे हैं नहीं अब सब अमंगल हो गया एक झटके में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, एक प्रक्रिया तो रही होगी ना। हमें और आपको अगर दिख रही है संतोष जी, तो इन्हें भी तो ये प्रक्रिया दिखी होगी ना। इन्होंने तब सब इग्नोर किया, आज इनको लग रहा है सब अमंगल हो गया। खैर उस तरफ नहीं जाते, मेरी सहानुभूति किसी से नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मैं संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी किसी से सहानुभूति नहीं। मेरा पक्ष सिर्फ लोकतंत्र है, सिर्फ संविधान है। मेरा पक्ष ये देश है, इस देश की आवाम है, और जब देश कहूं तो देश की आवाम है। संतोष भाई एक आखिरी सवाल है जहन में, और सवाल महज इतना है कि आज ये जितने भक्त आपको ये कह रहे हैं, कोई जनेऊ निकाल के कह रहा है, तमाम वीडियोज तैर रही है सोशल मीडिया पे, कोई जनेऊ निकाल के कह रहा है, कोई रुद्राक्ष की माला दिखा रहा है, कस्में खा रहा है, कोई अपने कपड़े फाड़ रहा है, ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। ये भक्त वाकई में समझ जाएंगे क्या? अभी भी सुधार की गुंजाइश है, या फिर ठीक है 2 दिन की बात है, फिर कोई नया नशा आ जाएगा, कोई नया सगुफा छोड़ दिया जाएगा, और मोदी भक्त फिर से कहेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी। देखिए स्वप्निल भाई, सीधे तौर पर कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद अभी आज की तारीख में थोड़ी कम नजर आ रही है। 2027 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख पे कम नजर आ रही है। और जिन जनाब ने आपसे कहा, अगर उसी तरह के जनाब अगर आपके सामने आकर ये पूछने लग जाए कि भैया एक बात बताओ, ये अडानी सड़क निर्माण में दूसरे नंबर का ठेकेदार कैसे बन गया, तो समझ लीजिए कि चीजें बदलेगी। अगर वही लोग आपसे ये पूछे कि भैया ये एलआईसी ने जितना पैसा अडानी को दिया है, एलआईसी बता क्यों नहीं रही है आरटीआई के जवाब में, तब लगेगा कि दुनिया बदल रही है। जब वही लोग आके आपसे पूछे कि भैया ये सरकारी अस्पताल का उद्घाटन, दिल्ली में तो कोई नया सरकारी अस्पताल बना नहीं, दिल्ली एनसीआर में तो कुछ नया बना नहीं, राष्ट्रपति को प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन में भेज दिया, अमित शाह वो लाला रामदेव स्वामी क्या बोलते हैं उसको, व्यापारी रामदेव के अस्पताल के उद्घाटन में चले गए, ये सरकारी अस्पताल का उद्घाटन क्यों नहीं करते? तब समझिएगा कि माहौल बदलेगा। जब वो व्यक्ति खड़े होकर आपसे ये पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम पूरी की पूरी मोदी सरकार इस देश की दवा कंपनियों के आगे बिछ गई है, इस देश के प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने बिक गई है पूरी की पूरी मोदी सरकार और उनके मंत्री, जब वो आपसे पूछेगा कि भैया ये 10 रुपए वाली दवाई जो है वो 400 रुपए की कैसे हो गई, तो समझिए कि माहौल बदलेगा। और जब वो आपसे पूछेगा कि जो 100 बेड या 150 बेड का हॉस्पिटल था वो 300 का क्यों नहीं बना पाया ये, और ये फर्जी के एयरपोर्ट बना रहे हैं, फर्जी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फर्जी का निर्माण कर रहे हैं। मैं भी गांव गया था बिहार, दिल्ली से लेकर बिहार तक है, मैं आपको बताऊं छोटे छोटे स्टेशनों की हालत, एस्केलेटर बना है बंद है, लिफ्ट बना है बंद है, शौचालय बना है ताला लगा है, पानी की टोटी लगी है खराब है, लेकिन वहां पे या तो ओवन ब्रिज बनाए जा रहे हैं या अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। गांव देहात के स्टेशनों में भी जिसकी जरूरत नहीं है वो बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मामले में कमीशन मोटा मिलता है। तो पूरे देश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। जिस दिन वो लोग ये पूछने लग जाएंगे तब समझिएगा कि माहौल बदला है। और मैं ब्राह्मण जरूर हूं, लेकिन मैं जातिगत मुद्दों से ज्यादा मैं समानता की बात करता हूं, और शायद समानता के साथ भ्रष्टाचार, सरकार की जवाबदेही, और कोई सरकार कितनी लोकतांत्रिक है ये नापने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैमाना है कि जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो वो आपको जवाब देते हैं, या वो आपको जय श्री राम करके और जय महादेव कहकर। भी कई मंत्रियों के विजुअल आ रहे हैं,
उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, वो भगवान का नारा लगाते हुए बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अरे भूल जाओ, कहाँ इस दुनिया में पड़े हुए हो, बस भगवान का नाम लो और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो। ठीक बात है। मैं एक सवाल और करूंगा संतोष भाई से, लेकिन आपसे संतोष भाई ने भ्रष्टाचार की बात करी और दर्शकों की याददाश्त बड़ी छोटी होती है। आज की तारीख में कह रहे हैं कि वो जो कौशल योजना थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है। इससे पहले आयुष्मान का जिक्र आ गया सीएजी की रिपोर्ट में, द्वारका एक्सप्रेस वे का जिक्र आ गया, अडानी को लेकर के ना जाने कितने खुलासे हो गए। वो भ्रष्टाचार अगर दर्शकों को याद ना हो तो जाकर के एक बार याद करें। संतोष भाई, बिल्कुल आखिरी वाला सवाल, एकदम आखिरी टिप्पणी, सवाल में नहीं आखिरी टिप्पणी, जो हमने कहा और जिससे हमने शुरुआत करी, शंकराचार्य का श्राप योगी के बाद मोदी को, और ये वाकई में श्राप है क्या जिस तरीके से कुपित होकर बैठे हैं शंकराचार्य? देखिए आज 10वां दिन है, और हम्म। मुझे याद नहीं आता कि इस देश में कभी किसी साधु संत सन्यासी और शंकराचार्य को आज इतने दिन 10वां तक दिन और खुले आज का दिन आसमान के, आखिरी दिन भी, कल वो निकल जाएंगे। हाँ, तो ये खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ा, और कल वो निकल जाएंगे तो वो समझ लीजिए कि एक अजीब तरह के प्रलय की शुरुआत होगी। मैं देखिए सनातनी परंपरा वाला आदमी हूं, अगर माघ मेले से कोई शंकराचार्य बिना स्नान किए निकल जाए तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। और ये डबल स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा सबूत होगा कि हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले हमारे सनातन परंपरा में कहा जाता है कि राजा को संत होना चाहिए, लेकिन हम्म। संत अगर राजा बन जाए तो फिर क्या कुछ होता है वो अभी देखने को मिल रहा है। कम कहे को दर्शक ज्यादा समझ गए होंगे, वो समझ गए होंगे कि कहा जाता है कि राजा मैंने कल भी आपसे राजा कहा, मैंने कल भी आपसे कहा राजा जन्म घर के तौर परिवार पे नहीं, मिलेगा। राजा नहीं संतोष भाई, राजा हम राजा जो आदित्यनाथ है, कहेंगे, हम योगी भी नहीं हाँ कहेंगे तो स्वप्निल संत का नहीं कहेंगे। हाँ। स्वप्निल भाई, राजा को संत की तरह होना चाहिए, घर परिवार वाला होना चाहिए। हाँ। और आज बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए। जिस विचारधारा का जन्म ही राजनीति में धर्म को घुसाने से लेकर हुआ हो, उस विचारधारा के लोग आज हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। जी। इससे बड़ा ठीक बात मोदी है। है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी है तो मुमकिन है भैया, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन वाकई में बड़े मार्के की बात कही संतोष जी ने, और ये वाकई में एक अलग सी विडंबना है। शंकराचार्य कल प्रयागराज को छोड़ देंगे, चले जाएंगे वहां से, अभी तक कुपित होकर बैठे हैं। और ये जरा सोचिए कि 10वें दिन ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी में उपद्रव है, बगावत है। 10वें दिन ये हाल है, कल 9वां दिन बीता है। और इसके बाद भी अगर ये ना कहा जाए कि भाई आलम वही हो चला है कि अब शंकराचार्य का श्राप योगी के बाद मोदी को, तो फिर क्या कहा जाए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है। राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना, बस यही कहने से काम चल जाएगा क्या, या फिर कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एहसास होगा इस बात का। हाँ जी। नहीं नहीं स्वप्निल भाई, राहुल गांधी ने पटका पहना था। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ गया कि बाद में जब वो खाने की टेबल पे जा रहे थे तो उतार के उन्होंने हाथ नहीं, में, वो वीडियो भी आ मैं गई, फिर कह रहा हूं, वो मैं फिर वीडियो कह भी रहा आ गई और हूं, मनिकम टैगोर ने पटका एक पहनाया। जगह से नहीं, एक जगह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है और हम्म। बीजेपी के पत्रकार, बीजेपी के संपादक उसको चलाने में जुट जाते हैं। उसके बाद राजनाथ की जब फोटो आती है तो वो उसको आगे चलाते हुए नजर नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कई ऐसे पत्रकार जिन्हें अब क्या हम पत्रकार कह सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में एक एक्टिविज्म होना चाहिए, लेकिन ये जो पत्रकारिता का एक्टिविज्म है, ये सत्ता वाला एक्टिविज्म है। तो आप उनको सत्ताधारी नहीं पार्टी संतोष भाई, के मैंने आपसे आखिरी कार्यकर्ता कह टिप्पणी लीजिए। लिखी, लेकिन अब एक टिप्पणी और चाहिए इस मसले पे तो चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि आपने बड़े मार्के की बात एक और करी। असम का चुनाव है और राष्ट्रपति के एट होम में असमिया पटका, राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया गया कुल मिला के राजनीति में। यही तो एक पहचान थी। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी का स्वागत वहां पे मनिकम टैगोर ने किया, कांग्रेस के ही सांसद है। मनिकम टैगोर ने बकायदा पटका पहनाया, राहुल गांधी ने पटके को सहर्ष स्वीकार किया। और राहुल गांधी इस बात को बखूबी अगर समझ सकते हैं कि भाई ये राजनीति का हिस्सा है, तो राहुल गांधी ने उसको उठाया, उठा के अपनी कुर्सी के पीछे भी रखा और लंबे समय तक अपने हाथ, यहां तक कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने जा रहे हैं तो उनके हाथों में वो पटका हमें दिख सकता है। वो विजुअल्स हैं, वो वीडियोज हैं।
ये राजनीति कितनी दूषित हो चली है संतोष जी, कि इस तरीके के मुद्दों से ध्यान भटकाया जाएगा? क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो जानबूझ के ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल नहीं उठेगा तो फिर लोग उनसे पूछेंगे कि भैया मणिपुर में हालात अब तक क्यों खराब है। अच्छा, हम्म। विडंबना देखिए, मणिपुर क्या केस बना दिया गया है कि वहां आप ही के मुख्यमंत्री से सरकार नहीं संभल पाई। मैं ध्यान से सुने हमारे दर्शक, आप ही के मुख्यमंत्री से सरकार नहीं संभल पाई, आपने हटा दिया, राष्ट्रपति शासन लागू है, बार बार हर 3 महीने पे सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं आप विधानसभा को भंग करके चुनाव करवाते? चुनाव नहीं हम्म। करवाएंगे, चुनाव नहीं करवाएंगे, विधानसभा भंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा कोशिश ये कर रहे हैं सरकार बनाने की। जब ये पटका, स्वागत, कुर्सी, इस वाले विवाद को जानबूझ के खड़ा करके एक तो विपक्ष को उनकी हैसियत बताने की कोशिश करते हैं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर, विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर। अब ये तमाम दावे करें, आप लाल किला का बम ब्लास्ट याद कर लीजिएगा, लाल हम्म। किले का बम विस्फोट आप याद कर लीजिएगा, उससे बड़ी सरकार की नाकामी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन कहां को इस्तीफा हुआ। आज ही मैं एक बड़े अच्छी जगह से होके आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे एक बहुत बड़े अधिकारी थे, कह रहे भाई साहब आपको डर लगने लग गया है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे जब जब आप लोग इस तरह का विवाद खड़ा कर देते हैं, कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आतंकवादी कुछ कर दे, फिर पाकिस्तान से कुछ झड़प हो जाए। मतलब हम कहें को आप ज्यादा समझिए कि वो जा किस तरफ रहे हैं। हाँ। इस देश की जन भावना एक ये बन रही है कि जब जब सरकार फंसती है तब तब इस देश में एक बड़ी आतंकी वारदात होती है, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री 56 इंच वाले, ये जी। हालत इन्होंने कर दी। अब चलिए, प्रधानमंत्री 56 इंच वाले हैं कि नहीं है, ये प्रधानमंत्री बेहतर जानते हैं, बाकी देश की जनता तो जानती है, खास तौर पे वो लोग बेहतर समझते हैं जो कम से कम जिंदा दिमाग के लोग हैं। 56 इंच के होते तो शंकराचार्य इतने दिनों तक कुपित होकर नहीं बैठे होते। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत हमें और संतोष जी को। चलते चलते बस इतना ही कि चैनल पे अगर नए हो तो द न्यूज लॉन्चर का ये रीजनल प्लेटफॉर्म है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर जुड़ें। बहुत शुक्रिया संतोष जी। धन्यवाद।